Hello friends, we are live now. Good morning to all of you. Johar. This is Gandhi sir and welcome to Focus Study with अभी। तो आज हम लोग पॉलिटी में पंचायती राज प्रणाली का अध्ययन करेंगे, पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत किस प्रकार से भारतीय लोकतंत्र को मजबूती मिली है, किस प्रकार से लोकतंत्र को सच्चा लोकतंत्र में बदलने का काम किया है और महात्मा गांधी ने क्यों पंचायती राज व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे और क्यों समर्थन करते हुए ये बोले थे कि सच्चा लोकतंत्र की स्थापित पंचायती राज व्यवस्था से ही होगा, क्योंकि भारत गांवों में बसता है, तो गांवों का विकास होता है तो भारत का विकास होगा। और क्यों केंद्र की सत्ता केंद्र में बैठे हुए अंतिम गांव के अंतिम व्यक्ति तक पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली के तहत अपनी पहुंच सुनिश्चित करती है। इन सारी कॉन्सेप्चुअल बातों के साथ फैक्ट को हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। क्लास देखने के बाद आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा क्लास में और क्या कमियां रह गई हैं और क्या संशोधन की जरूरत है। चलिए आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पर। भाई पंचायती राज व्यवस्था है क्या, पंचायती राज प्रणाली को क्यों भारत में स्थापित किया गया, क्या पंचायती राज प्रणाली के पहले भारत में इस प्रकार से विकेंद्रीकरण की सत्ता नहीं थी, यदि विकेंद्रीकरण नहीं था तो विकास किस प्रक्रिया से हो रहे थे, है ना। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था शक्तियों का हस्तांतरण, अर्थात शक्तियों को नीचे स्तरों तक पहुंचाना, अर्थात केंद्र की जो शक्ति है उसकी शक्तियों को नीचे स्तर तक ले जाना ही पंचायती राज प्रणाली का पहला उद्देश्य था। कि यहाँ जो केंद्र की सत्ता है, केंद्र में जो सरकार है, वो सरकार केंद्र में बैठे बैठे अपनी शक्ति का हस्तांतरण इस प्रकार करे कि अंतिम गांव में रहने वाला अंतिम व्यक्ति तक काम पहुंच सके, विकास पहुंच सके और उसका भी जन भागीदारी के तहत भारत की विकास सुनिश्चित हो, अर्थात एक गांव के रहने वाला अंतिम गांव का अंतिम व्यक्ति भी भारत की विकास की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। इसलिए शक्तियों को हस्तांतरण करके गांवों तक शक्तियों को पहुंचाया गया, गांवों तक शक्तियों को पहुंचाया गया। इसी को विकेंद्रीकरण कहा गया। शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों को बंटवारा, नीचे तबके तक, नीचे स्तर तक पहुंचाना विकेंद्रीकरण कहा गया। इसके तहत शक्तियों का हस्तांतरण, विकेंद्रीकरण के तहत पंचायती राज प्रणाली ने जन भागीदारी को सुनिश्चित किया है। अंतिम गांव के अंतिम पायदान के अंतिम व्यक्ति को भी भागीदारी में सुनिश्चित किया है, वो भारत की विकास की प्रक्रिया में उसे भी शामिल किया है। समावेशी विकास को बल दिया है, अर्थात कोई भी वर्ग छूटे नहीं, कोई भी व्यक्ति विकास की प्रक्रिया से वंचित ना रहे, कोई भी वर्ग भारत की विकास में अपनी भूमिका से बचे ना, सभी की भूमिका को सुनिश्चित करने का काम किया है पंचायती राज व्यवस्था ने। एक सच्चा लोकतंत्र तभी कहा जा सकता है जब पूरी भारत की एकक जनता, पूरी भारत की रहने वाली एकक जनता पूरी भारत के विकास में पूरी भारत के साथ मिलकर अपनी जन भागीदारी को सुनिश्चित करे, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करे, तभी कहा जाएगा एक सच्चा लोकतंत्र। और पंचायती राज प्रणाली ने इस बात को साबित कर दिया कि सच्चा लोकतंत्र पंचायती राज प्रणाली के तहत भारत में स्थापित हुआ है। महात्मा गांधी सच्चा लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने बोले थे कि यदि पंचायती राज प्रणाली की स्थापना हो जाती है तो ग्राम स्वराज्य का स्थापित हो जाएगा। ग्राम स्वराज्य का स्थापना होगा तो ये कोई और नहीं, एक सच्चा लोकतंत्र में परिवर्तन हो जाएगा, एक सच्चा लोकतंत्र में बदल जाएगा। अंतिम गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, पंचायती राज प्रणाली के तहत अंतिम गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का, अंतिम गांव के अंतिम व्यक्ति के विकास का, अंतिम गांव के अंतिम व्यक्ति की जन भागीदारी का, अंतिम गांव के अंतिम लाइन के अंतिम व्यक्ति को भारत के केंद्र तक जोड़ने का काम किया है पंचायती राज प्रणाली ने, पंचायती राज व्यवस्था ने। तो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का एक ही उद्देश्य था कि भारत की एकक जनता की भागीदारी पूरी भारत की विकास प्रक्रिया में भारत में समाहित किया जाए, भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। अब हम लोग देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से आई,
किस प्रकार से आई, ऐतिहासिक भूमि क्या था, और हमारे भारत के प्रेमियों ने पंचायती राज व्यवस्था के प्रति अपने अपने क्या मत दिए हैं। पंचायती राज व्यवस्था एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है जिसके तहत अधिकारों को केंद्रीय सत्ता के द्वारा नीचे व्यक्तियों को हस्तांतरण होता है, आम नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होती है। ये बातें हम लोग समझ लिए। 1928 ईस्वी में बीकानेर रियासत के द्वारा सबसे पहली बार वैधानिक दर्जा दिया गया। किसको? पंचायती राज व्यवस्था को। ध्यान रखिएगा, 1928 में बीकानेर रियासत के द्वारा सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दर्जा दिया था, वैधानिक दर्जा दिया था। पंचायती राज व्यवस्था का जनक रिपन को माना जाता है क्योंकि 1880 से 1884 के मध्य में रिपन के कार्यकाल में ही पंचायती राज व्यवस्था को भारत में लागू किया गया। भारतीय संविधान के नीति निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्व में निर्देश दिए थे अनुच्छेद 40 के तहत कि अनुच्छेद 40 में ये कहा गया कि पंचायती राज का गठन होनी चाहिए, पंचायती राज की स्थापना होनी चाहिए, जिससे सर्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा, सर्व कल्याण का मार्ग स्पष्ट होगा। और पंचायती राज प्रणाली के तहत महिलाओं को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण की व्यवस्था देता है ताकि सभी वर्गों का समान विकास हो सके। और ये आरक्षण की व्यवस्था 1/3 आरक्षण प्रणाली स्थापित किया है हमारे भारतीय संविधान में। विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने का मार्ग यहीं से हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पंचायती राज व्यवस्था के पक्ष में अपना नकारात्मक मत दिए थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहे थे पंचायती राज व्यवस्था भारतीय जैसे लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, क्योंकि भारत की सामाजिक व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था के तहत वही लोगों को पंचायती राज व्यवस्था में आने का अवसर मिलेगा जो पहले से ही संपन्न है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पंचायती राज व्यवस्था के समर्थक में नहीं थे, पंचायती राज व्यवस्था के समर्थन में नहीं थे। अब हम लोग देखते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या है। संवैधानिक प्रावधान क्या है इसके? पंचायती राज व्यवस्था का समिति के रूप में यदि जनक देखा जाए तो बलवंत राय मेहता समिति जो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की बात करता है। सभी समितियों को हम एक जगह पर रख दिए, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय और 4th स्तरीय। हम लोग अभी तुरंत उसकी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले संविधान में 73वां संविधान संशोधन करके 1992 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था को स्थान दिया गया 1992 ईस्वी में 73वां संविधान के तहत। और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को पारित कर दिया गया। 24 अप्रैल को पारित करने के लिए 24 अप्रैल को ही पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस के रूप में 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 9 के 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद ए से लेकर ओ तक अर्थात 16 अनुच्छेद की बातें करता है हमारे संविधान में पंचायती राज के प्रति। 16 अनुच्छेद की बातें करता है हमारे संविधान में पंचायती राज व्यवस्था की। ये अनुच्छेद कैसे याद रखना है, किस प्रकार से करना है, एक पार्ट और करके मैं केवल और केवल अनुच्छेद की बातें करूंगा। आज केवल और केवल कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर करता हूं। अनुच्छेद की भी आपको ज़्यादा सिरदर्दी नहीं लेना है, उसे कैसे याद करना है ये बातें हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग चल रहे हैं वो केवल और केवल कॉन्सेप्ट की बात है, क्योंकि 243 ये से लेकर 243 वो तक कंप्लीट अनुच्छेद हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। चलिए, इसकी शुभारंभ पंचायती राज व्यवस्था की शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव में हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले लागू किया गया राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव में। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान में 3 सूचियां बात की गई है, राज्य सूची, केंद्र की सूची यानी संघ सूची और समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की विषयों को शामिल किया जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था आपका
कैसी है? राज्य सूची है। इसका चुनाव, इसका निर्वाचन व्यवस्था कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। इसकी चुनाव की प्रक्रिया राज्य सरकार के अधीन रहेगी, राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषयों को शामिल किया गया है। 29 विषयों को शामिल किया गया है, जो हम यहाँ पर 29 विषयों को भी लाके हमने रख दिया है। आपके 29 विषय को भी हमने यहाँ पे लाके रख दिया ताकि किसी प्रकार से कोई परेशानी आपकी नहीं हो। ये रही आपकी 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायतों को कानून के क्षेत्र में 29 कार्यात्मक विषय वस्तु समाहित है। आपका ये PDF में शामिल। ये 29 विषय क्या होगी? यदि एक लाइन में कहा जाए तो गांवों के विकास के प्रति हर मुद्दों पर 29 विषयों को समाहित कर दिया है। हर विकास के हर मार्ग पर सभी को समाहित करते करते 19 विषयों को शामिल किया। जैसे कृषि, जिसमें कृषि विस्तार सम्मिलित हो, भूमि विकास, भूमि सुधार लागू करना, भूमि संगठन एवं भूमि संरक्षण, भूमि के प्रति विकास हो, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, नदियों के मध्य भूमि विकास, पशुपालन, दूध व्यवसाय, मत्स्य पालन, मत्स्य उद्योग, वन्य जीव तथा कृषि खेती, लघु वन उत्पत्ति, लघु उद्योग जिसमें खाद्य उद्योग सम्मिलित है, खादी और ग्राम कुटीर उद्योग जिसमें गांधी जी का प्रबल समर्थक था, खादी और ग्राम कुटीर उद्योग, ग्रामीण विकास, पीने वाला पानी, ईंधन एवं पशु चारा, सड़कें, पुलों, तटों, जलमार्ग, अन्य संचार के साधन, ग्रामीण विद्युत जिसमें विद्युत विभाजन समाहित हो, गैर परंपरागत ऊर्जा, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम। इस प्रकार से 28 वो सभी विषय शामिल हैं जो एक गांव के विकास के प्रति जीवन में जन्म लेने के बाद आखिरी मृत्यु तक के सारे कार्यों को 28 विषयों में विभाजित करते हमारे संविधान के निर्माताओं ने पंचायती राज प्रणाली के तहत हमारे संविधान में वर्णन कर दिए ताकि विकास की प्रक्रिया में कोई कमी ना रहे, विकास की प्रक्रिया में कोई कमी नहीं रहे। आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ ये आपका PDF हम शेयर कर देंगे। आते हैं हम लोग आगे कॉन्सेप्ट की बातों पर। चलिए आते हैं हम लोग पंचायती राज व्यवस्था की समिति पर। जब इस पे समिति बैठी गई तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में आती है। बलवंत राय मेहता समिति कब आती है? 1957। इन्होंने पंचायती राज प्रणाली को स्थापित करने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का वर्णन किया, त्रिस्तर की बात किया है। सबसे नीचे बताया ग्राम पंचायत जहां गांवों का जुड़ा है। मध्य स्तर पर बताया उन्होंने पंचायत समिति जो प्रखंड स्तर पर है, ब्लॉक स्तर पर है। और सबसे सर्वोच्च स्थान पंचायती राज व्यवस्था में जिला को दिया गया जो जिला परिषद है। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा सुझाया गया कि आप इस तरह से करेंगे तो गांवों का विकास पंचायती राज प्रणाली के तहत होगी। अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी में आती है और इन्होंने द्विस्तरीय व्यवस्था की बात करता है। द्विस्तरीय व्यवस्था बात करता है, एक गांव और दूसरा जिला। गांव को मंडल पंचायत का नाम दिया गया है अशोक मेहता समिति के द्वारा, और जिला स्तर पर जो बात है वो जिला स्तर की बात रखा। इन्होंने द्विस्तरीय व्यवस्था की बात करते हैं। PV राव समिति 1985 ईस्वी, PV राव समिति भी आती है पंचायती राज प्रणाली के तहत समिति बैठती है। PV राव समिति 1985 में इन्होंने 4 स्तरीय बातों को रखा है, 4 स्तर में विभाजित किया है। क्या है ये आपका 4 स्तर? ग्राम स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर और स्टेट लेवल। सरकार के मुख्य कहा जाए तो मुख्यमंत्री तक भी बातें कहा गया है कि राज्य में यदि हो तो ये 4 स्तर यदि आप लागू करेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था में निश्चित रूप से विकास सार्थकता साबित होगी। ग्राम स्तर में, मंडल में ग्राम से ऊपर उठ के मंडल की व्यवस्था करती है जहां ब्लॉक को निर्धारित किया जाता है, इसके ऊपर जिला चला जाता है और जिलों का समूह के रूप में राज्य में राज्य स्तर पर भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का बात कहा गया है PV राव समिति 1985 के तहत।
सिंघवी समिति आती है 1986 ईस्वी में और थुंगन समिति भी आती है 1988 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, यहाँ से फैक्ट रूप से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंघवी समिति कब आई थी? 1986 ईस्वी में। थुंगन समिति कब आई थी? 1988 ईस्वी में। थुंगन समिति कब आई थी? 1988 ईस्वी में। आप सभी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ जो भी आपको आपके सामने हैंड रिटन जो PDF दिख रहा है, ये हम वहाँ पर कंटेंट के रूप में हम शेयर कर देंगे। ये रही पंचायती राज व्यवस्था की समितियों का कि किस प्रकार से समिति लाई। अब हम लोग पंचायती राज व्यवस्था में हम लोग ग्राम सभा का चुनाव देख लेते हैं। इसके बाद पंचायत समिति का चुनाव देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ग्राम सभा का चुनाव किस प्रकार से होगा। ग्राम सभा का चुनाव किस प्रकार से होगा? तो एक गांव जहां ग्राम सभा स्थापित करना है, ये ग्राम पंचायत का प्रथम स्तर है। इस प्रथम स्तर में कहा गया कि न्यूनतम 5000 की जनता के द्वारा चुनाव करवाया जाएगा। अर्थात एक ग्राम पंचायत या फिर कहा जाए कि पंचायत की स्थापना 5000 जनसंख्या के तहत किया जाएगा। उसमें कई गांव, कई मोहल्ले, कई टोले शामिल रहेंगे। तो 5000 जनता के प्रत्यक्ष चुनाव से मुखिया का चुनाव होगा। इसी मुखिया को अपनी स्थानीय भाषा में प्रधान भी कहा जाता है और इसी मुखिया को अपने स्थानीय भाषा में गांव का सर्वोच्च पद भी कहा जाता है। तो मुखिया का चुनाव होगा और ये चुनाव आपका प्रत्यक्ष रूप से होगा। इस मुखिया का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। भैया कितने वर्ष का होगा? 5 वर्षों का होगा। 5 वर्षों का होगा। ये मुखिया को यदि हटाने की व्यवस्था जनता करती है उस क्षेत्र में, तो 2/3 या विश्वास प्रस्ताव पास करने के बाद मुखिया को अपने पद से हटा दिया जा सकता है। 2/3 या विश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाए, पारित हो जाती है, तो मुखिया को अपना पद छोड़ देना पड़ेगा। अपना पद मुखिया छोड़ सकता है। ये प्रक्रिया कभी भी 5 वर्षों के भीतर उसे लागू कर दिया जा सकता है और इस समय मुखिया को त्यागपत्र या फिर हटाना पड़ेगा। और यदि स्वतः मुखिया हटना चाहे, स्वतः मुखिया त्यागपत्र देना चाहे, तो दूसरी मुखिया की चुनाव जो बचे हुए टाइम है उसी के अधीन होते हुए किया जा सकता है, उसी के अधीन कर सकते हैं। ग्राम पंचायत में मुखिया और सरकार के बीच, या कहा जाए सरकार और जनता के बीच कड़ी के रूप में, अर्थात इसका सचिव के रूप में पंचायत सेवक को रखा गया है। कि इसका सचिव कौन होगा? तो पंचायत सेवक। मुखिया का सचिव कहा जाए तो ग्राम पंचायत का सचिव कहा जाए, ग्राम सभा का सचिव कहा जाए तो कौन होगा? आपका पंचायत सेवक। और ये पंचायत सेवक सरकार और जनता के बीच जोड़ने का काम करती है। सरकार और जनता के बीच पंचायत सेवक मिलकर एक कड़ी का काम करती है। अर्थात ग्राम पंचायत की चुनाव प्रत्यक्ष विधि द्वारा होती है। इसकी पद में प्रधान या मुखिया कहा जाता है। कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। त्यागपत्र कभी भी मुखिया दे सकता है या 2/3 या विश्वास प्रस्ताव पास करके मुखिया को हम अपने पद से हटा सकते हैं। और सचिव के रूप में आपके कौन रहेंगे? पंचायत सेवक। कौन रहेंगे? पंचायत सेवक। इसके साथ साथ भी एक और प्रावधान किया गया है कि वार्ड के लोग मिलके उप मुखिया का चुनाव करेंगे। वार्ड सदस्य मिलके, वार्ड सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष से होगा, लेकिन उप मुखिया का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होगा। अप्रत्यक्ष विधि से हो गया। प्रत्यक्ष और या प्रत्यक्ष बातें आ रही थी, इसे समझ लिए। जिसे जनता सीधा चुनती हो वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहलाएगा। जिसे जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति के द्वारा जब चुना जाता है तब वो आपका हो जाएगा या प्रत्यक्ष व्यवस्था, अप्रत्यक्ष व्यवस्था या प्रत्यक्ष व्यवस्था। तो उप मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्य के लोग करेंगे। इसका भी कार्यकाल कितना रहेगा? 5 वर्षों का। इसका भी कार्यकाल कितना रहेगा? 5 वर्षों का। इसका भी कार्यकाल कितना रहेगा? 5 वर्षों का। मुखिया की अनुपस्थिति में 6 महीने तक कार्यभार किसके हाथों में रहेगा? उप मुखिया के हाथों में। उप मुखिया अर्थात मुखिया का सहयोगी के रूप में कार्य करेगा। उप मुखिया आपका मुखिया के सहयोगी के रूप में कार्य करेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग द्वितीय स्तर पंचायत समिति। द्वितीय स्तर में हम लोग देख लेते हैं किसको? तो पंचायत समिति को। तो पंचायत समिति आपका द्वितीय स्तर का है। यहाँ भी 5000 की जनता
के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पंचायत समिति का चुनाव करवाया जाएगा। 5000 की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पंचायत समिति का चुनाव होगा और इस पंचायत समिति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। पंचायत समिति का कार्यकाल कितने होगा? 5 वर्षों का। पद हो गया पंचायत समिति, कार्यकाल कितने? 5 वर्षों का। 5 वर्षों का। यदि जनता चाहती है इस पंचायत समिति को अपने पद से हटाने के लिए तो 2/3 बहुमत के द्वारा पंचायत समितियों को उस क्षेत्र की जनता के द्वारा कभी भी हटा सकती है या फिर पंचायत समिति त्यागपत्र के द्वारा अपना पद को भी त्याग सकता है, अपना पद को भी त्याग सकता है। पंचायत समिति के जितने भी सदस्य हैं, वे सभी सदस्य मिलकर अपने सदस्यों में से ही एक प्रमुख का चुनाव करेंगे। जिसकी बहुमत होगी वो प्रमुख बन जाएगा और उसी में उसका सहयोगी के रूप में उप प्रमुख का भी चुनाव करेंगे। पंचायत समिति के सदस्य अपने सदस्यों में से बहुमत मत के द्वारा प्रमुख का चुनाव करेंगे और उसी के सहयोगी के रूप में उप प्रमुख का भी चुनाव करेंगे पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा। पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा जो सारा कार्यभार की अध्यक्षता प्रमुख के द्वारा होगी। पंचायत समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रमुख। पंचायत समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रमुख। यहाँ पंचायत समिति में सचिव के रूप में प्रखंड स्तर के विकास पदाधिकारी होते हैं, बीडीओ। प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ सचिव के काम में आते हैं, क्योंकि हम लोग ग्राम पंचायत में देखे थे कि सचिव कौन था? पंचायत सेवक। जबकि पंचायत समिति में आपका सचिव का कार्यभार किसके हाथों में रहेगा? बीडीओ के हाथों। किसके हाथों में रहेगा? बीडीओ के हाथों। अब आते हैं हम लोग तृतीय स्तर पर या फिर सर्वोच्च स्तर। तृतीय स्तर की बातें करें तो तृतीय स्तर अर्थात जिला परिषद। तृतीय स्तर अर्थात जिला परिषद। तो जिला परिषद तृतीय स्तर का है और सर्वोच्च पद होता है। जिला परिषद तृतीय स्तर का है और पंचायती राज प्रणाली में ये आपका सर्वोच्च होता है। ये आपका क्या है? सर्वोच्च होता है। इसकी चुनाव भी प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, लेकिन इसमें चुनाव कराने के लिए 50,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य चुनने का व्यवस्था है कि 50,000 की जनसंख्या पर, 50,000 की न्यूनतम जनसंख्या पर आप एक जिला परिषद को चुनेंगे, एक सदस्य का निर्वाचन करेंगे। पद क्या है? तो जिला परिषद सदस्य। चुनाव कितने होंगे? 50,000 जनसंख्या पर एक सदस्य। 50,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य। इसका जो कार्यकाल है कितना है? 5 वर्ष का। इसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्षों का। यदि इसे हटाना पड़े या फिर त्याग देना पड़े तो स्वतः यदि जिला परिषद सदस्य त्याग दे तो त्यागपत्र हो जाएगा, लेकिन यदि इसे हटाने की बात हो तो 2/3 बहुमत के द्वारा इसे हटा सकते हैं। 2/3 या विश्वास प्रस्ताव बहुमत के द्वारा जिला परिषद सदस्य को आप हटा सकते हैं। जिला परिषद सदस्य के बहुमत के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाव किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के द्वारा ही करवाया जाएगा। उपाध्यक्ष के द्वारा ही किया जाएगा। इसकी अध्यक्ष की चुनाव या प्रत्यक्ष विधि से होगा, अर्थात जिला परिषद के जितने भी सदस्य चुने गए उन जिला परिषद के चुने हुए सदस्यों में से ही अध्यक्ष का चुनाव होगा और बहुमत विधि से होगा और उसी का सहयोग के लिए उपाध्यक्ष का भी चुनाव करवाया जाएगा। ठीक है। सचिव के रूप में उप विकास आयुक्त अर्थात डीडीसी। हमने ग्राम पंचायत में सचिव देखे थे, पंचायत सेवक था। पंचायत समिति में हमने सचिव देखा था, बीडीओ था। और जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली के सर्वोच्च पद या फिर सर्वोच्च स्थान या तृतीय स्थान के रूप में डीडीसी है, उप विकास आयुक्त। इस प्रकार से इन लोगों का कार्यकाल होती है। इस प्रकार से इन लोगों में सचिव होता है और इस प्रकार से हम लोगों ने पंचायती राज प्रणाली की तीनों अंगों का विस्तृत अध्ययन किया कि ग्राम पंचायत में चुनाव कैसे होता है, पंचायत समिति का चुनाव कैसे होता है, जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली के सर्वोच्च स्तर है उसमें चुनाव कैसे करवाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं शहरी स्थानीय शासन प्रणाली।
शहरी स्थानीय शासन प्रणाली किसकी व्यवस्था किस प्रकार से है और इसमें संविधान में कहाँ स्थान दिया गया है और कहाँ पर आपका शहरी स्थानीय प्रणाली लागू किया जाएगा, कहाँ पर आपका शहरी स्थानीय प्रणाली लागू किया जाएगा। चलिए बातें करते हैं शहरी स्थानीय शासन प्रणाली की। 74वां संविधान संशोधन उसी समय जब पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था लागू किया था, उसी वर्ष 1992 ईस्वी में 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची में स्थापित किया गया। क्या स्थापित किया गया? शहरी स्थानीय शासन प्रणाली, शहरी स्थानीय निकाय प्रणाली। इसे लागू किया गया 1 जून 1993 ईस्वी को। इसे पारित किया गया अंतिम रूप से 1 जून 1993 ईस्वी को। इसमें अनुच्छेद आपका भारतीय संविधान में 243 से 243 ZG तक है। इसका भी अनुच्छेद हम लोग पार्ट 2 करके उसमें आपका पंचायती राज प्रणाली का ये से लेकर के वो तक 243 ये से लेकर के 243 वो तक अनुच्छेद देखेंगे और 243 P से लेकर 243 ZG तक अनुच्छेद देखेंगे शहरी स्थानीय शासन प्रणाली में, शहरी स्थानीय शासन प्रणाली में। ठीक है, शहरी स्थानीय शासन प्रणाली में। तो ये बातें थी संवैधानिक प्रावधान कि 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 12वीं अनुसूची में 1 जून 1993 ईस्वी को अंतिम रूप से इसे लागू कर दिया गया। इसकी स्थापना 74वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। अब आते हैं हम लोग इसके प्रति जो नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है, इसकी क्या व्यवस्था है हमारे संविधान में, इसकी क्या व्यवस्था हमारे संविधान। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली होगी शहरी निकाय में भी, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली होगी। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली को आप नगर पालिका कहेंगे और इस नगर पालिका को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, 3 भागों में बांटा गया है। एक नगर पालिका, दूसरा नगर परिषद, तीसरा नगर निगम, तीसरा नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और तीसरा नगर निगम। नगर पालिका 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या तक यदि है तो उस जगह पर आपका नगर पालिका का गठन किया जाएगा, नगर पालिका को स्थापित किया जाएगा, नगर पालिका का गठन किया जाएगा, नगर पालिका को स्थापित किया जाएगा। क्या कंडीशन है इसके? तो इसके कंडीशन है कि 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या। यदि 1 लाख से ऊपर की जनसंख्या आती है अर्थात 1 लाख से लगभग 5 लाख की जनसंख्या आ जाए तो वहां पर नगर परिषद का स्थापना हो जाएगा, नगर परिषद का स्थापना हो जाएगा। और 5 लाख से अधिक की जनसंख्या यदि हो जाए तो उस क्षेत्र में नगर निगम की स्थापना किया जाएगा। तो शहरी निकाय प्रणाली में इस प्रकार की प्रक्रिया देखी जाती है कि 5 लाख से अधिक है तो उस जगह को नगर निगम के तहत उस स्थान पर विकास किया जाएगा, नगर निगम का चुनाव करवाया जाएगा। लेकिन 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या है तो नगर पालिका के अंतर्गत उसे रखा जाएगा, नगर पालिका के तहत शामिल किया जाएगा। इसके जो प्रमुख होंगे, नगर पालिका के जो प्रमुख होंगे उसे चेयरमैन कहा जाएगा, नगर पालिका के प्रमुख को चेयरमैन कहा जाएगा, नगर परिषद के प्रमुख को सभापति कहा जाएगा, नगर परिषद के प्रमुख को सभापति कहा जाएगा और नगर निगम के प्रमुख को महापौर और इसी के सहयोग के रूप में उप महापौर की स्थापना किया गया है। उप महापौर की भी स्थापना किया जाता है, यानी मेयर, इंग्लिश में से बोलते हैं हम लोग मेयर, है ना, मेयर की स्थापना किया जाता है। चलिए यहाँ तक तो बातें क्लियर है। नगर निगम में जो महापौर होगा या फिर मेयर होगा वो शहर का प्रथम नागरिक और वास्तविक कमिश्नर होगा। इसका कार्यकाल 1 वर्षों का होता है, इसका कार्यकाल 1 वर्षों का होता है और प्रत्यक्ष चुनाव विधि द्वारा इसको चुना जाता है, जनता के द्वारा। इसकी उम्र की व्यवस्था किया जाए कि वही व्यक्ति महापौर बन सकता है, मेयर बन सकता है जिसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो, जिसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। यहां तक तो बातें क्लियर हो गई। चेयरमैन, सभापति, महापौर, चेयरमैन, सभापति और महापौर, ये बातें क्लियर हो गई हमारी। इसमें से किन्हीं को कंफ्यूजन है क्या? शहरी निकाय के तहत त्रिस्तरीय प्रणाली में, शहरी निकाय में त्रिस्तरीय प्रणाली में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, है ना। 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या तक चेयरमैन कहा जाएगा, 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या तक के प्रमुख को क्या कहा जाएगा? सभापति कहा जाएगा। और नगर निगम में 5 लाख से अधिक की जनसंख्या को महापौर यानी मेयर कहा जाएगा। इस प्रकार से शहरों में भी पंचायती राज प्रणाली को
देखा जाता है। इस तरह से नगर पालिका के तहत शहरीय निकाय में 18 विषय शामिल है। आपके 18 विषय शामिल है। कौन कौन 18 विषय है उसे भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन वो विषय हैं जो 18 विषय आपके नगर पालिकाओं के कार्य करने के लिए सौंपे गए हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र के साथ 18 क्रियाशील विषय वस्तु समाहित है। क्या है वो 18 क्रियाशील? ध्यान रखिएगा, शहरों के विकास के लिए, शहरों के रख रखाव के लिए, शहरों के पालन के लिए जो भी विषय आ सकते हैं, जो भी विषय समाहित हो सकते हैं, वे सभी विषय आपके किस में आएंगे? नगर पालिका के कार्य क्षेत्र में। नगर पालिका के कार्य क्षेत्र में नगरीय योजना, जिसमें नगर की योजना भी है। नगरीय योजना जिसमें नगर की योजना भी है। भूमि उपयोग का विनिमय और भवनों का निर्माण। आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना। सड़कें एवं पुल योजना। अर्थात शहरों में जन्मे इंसान के अंतिम मृत्यु तक की सारी व्यवस्था नगर पालिका के तहत 18 विषयों में विभाजित किया गया है। उसकी विकास, उसकी रख रखाव, उसकी रहन सहन, उसकी सारी व्यवस्थाओं को 18 विषय के अंतर्गत समाहित किया गया है। ये सभी विषय आपके हैं। आपका टेलीग्राम ग्रुप में हम ये PDF शेयर कर देंगे। क्लास देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा क्लास कैसा रहा, क्लास में क्या कमियां हैं। सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सौंदर्य आयामों का भी अभिवृद्धि है। शवगणना, शवदाह, दाह क्रिया, शमशान और विद्युत, इन सभी व्यवस्थाओं को नगर पालिका के तहत 18 विषय में शामिल किया गया। 18 विषय में शामिल किया गया। अब हम लोग चले आते हैं झारखंड की नगर पालिका। झारखंड में जो नगर पालिका हो रही है, कितने नगर पालिका, कितने नगर निगम हैं, इन सभी बातों को आज हम लोग देखेंगे इस क्लास में। झारखंड की प्रथम नगर पालिका के रूप में 1869 ईस्वी में रांची नगर पालिका बनी। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना 1869 ईस्वी में कहाँ किया गया? तो रांची में किया गया। कहाँ किया गया? तो रांची में किया गया, जिसे 1979 है ना, 1989 में रांची नगर निगम के रूप में बदल दिया गया। झारखंड में 9 नगर निगम है। झारखंड में कितने नगर निगम है? 9 है। कौन कौन है नगर निगम? 9। आपको सारी चर्चा हम कर दें, यहाँ पर हमने नोट नहीं किया, लेकिन मैं सारी बात बता देता हूँ। क्या है आपका? रांची, मानगो, चास, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, हजारीबाग, आदित्यपुर, मेदिनीनगर। ये 9 नगर निगम झारखंड के अपने 9 नगर निगम हैं, जिसमें 5 लाख से अधिक की जनसंख्या। नगर निगम की सारी सुविधाएं, सारी कार्यभार इन क्षेत्रों में करवाया जाता है, इन क्षेत्रों में होती है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि पौर और महापौर की चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है और कैसे किया जाता है। जनता के द्वारा वार्ड पार्षद सदस्य का चुनाव किया जाता है और वार्ड पार्षद सदस्य मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ये अध्यक्ष की उम्र कितनी होगी? ये अध्यक्ष की उम्र कितनी होगी? 30 वर्ष। ध्यान रखिएगा, 30 वर्ष। नगर पालिका चुनाव करने के लिए भारतीय संविधान में बताया है कि आप नगर पालिका सदस्य के रूप में खड़ा होते हैं तो आपको न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। लेकिन वार्ड पार्षद सदस्य का अध्यक्ष यदि आप बनना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। 30 वर्ष। अब हम लोग देख लेते हैं, आपका ये नगर पालिका की बात थी। नगर निगम, नगर निगम में आपका महापौर और उप महापौर, मेयर और डिप्टी मेयर की बातें की जाती है। इसका कार्यकाल आपका 1 वर्ष का होता है, लेकिन न्यूनतम आयु होनी चाहिए। जो महापौर बनना चाहता है, नगर निगम का सेवक बनना चाहता है, शहर का प्रथम कमिश्नर बनना चाहता है, प्रथम नागरिक बनना चाहता है, वास्तविक कमिश्नर बनना चाहता है, न्यूनतम आयु कितनी चाहिए भैया? 30 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष, है ना। शहर का प्रथम नागरिक होगा वो, शहर का प्रथम नागरिक होगा वो, शहर का प्रथम नागरिक होगा। ओ ये क्या, शहर का वो प्रथम नागरिक होगा, प्रथम नागरिक होगा। नगर निगम का वास्तविक कमिश्नर कोई और नहीं, मेयर होगा, और मेयर की अनुपस्थिति में डिप्टी मेयर, है ना। उप महापौर, उप महापौर। ये थी झारखंड की नगर निगम और नगर पालिका की बातें। ये थी झारखंड की नगर निगम और नगर पालिका की बातें। झारखंड में 9 नगर निगम हैं,
9 नगर निगम है। झारखंड में एकमात्र रामगढ़ छावनी बोर्ड की स्थापना किया गया है। एकमात्र रामगढ़ में छावनी बोर्ड है और इस छावनी बोर्ड का केंद्रीय रूप से कहा जाए तो नियंत्रण केंद्र के हाथों में है। ये राज्य सरकार के अधीन नहीं है, केंद्र के हाथों में है। क्या है इसमें, क्या है? छावनी बोर्ड की स्थापना संसदीय अधिनियम के तहत करवाया जाता है। संसदीय अधिनियम के तहत करवाया जाता। झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ है? तो रामगढ़ में। एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ है? तो रामगढ़ में। प्रत्यक्ष रूप से रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है छावनी बोर्ड। प्रत्यक्ष रूप से रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, अर्थात केंद्र के अधीन है, अर्थात केंद्र सरकार के अधीन है। इसका अध्यक्ष के रूप में कमांडिंग ऑफिसर को ही बहुमत के द्वारा चुना जाता है। कमांडिंग ऑफिसर का ही निर्वाचन करवाया जाता है। आधे सदस्य इसमें निर्वाचित होते हैं और आधे सदस्य इसमें मनोनीत होते हैं। किसमें? छावनी बोर्ड में। पंचायती राज प्रणाली नगर पालिका नगर निगम की तरह ही छावनी बोर्ड की भी स्थापना किया जाता है। उसमें आधे सदस्य आपके निर्वाचित रहेंगे और आधे सदस्य आपका क्या रहेंगे? मनोनीत रहेंगे। आधे सदस्य आपका क्या रहेंगे? मनोनीत रहेंगे। ठीक है, मनोनीत रहेंगे। ठीक, इसमें किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना झारखंड अलग होने के बाद 2001 ईस्वी में लागू किया गया। 2001 ईस्वी में। ठीक है, अब आते हैं थोड़ी सी झारखंड की आरक्षण की बात कर लें। झारखंड में आरक्षण, झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था 2001 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था करता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कितना? 50%। भारतीय संविधान कहता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को हम कितना देंगे? 1/3 आरक्षण देंगे। लेकिन झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के तहत महिलाओं को कितना आरक्षण की व्यवस्था है? 50%, 50%। अनुसूचित जाति क्षेत्र में इसे बढ़ाकर 80% और गैर अधिसूचित क्षेत्र में 50% की व्यवस्था करता है। ध्यान रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्र में इसे बढ़ाकर 80% तक कर दिया गया है और गैर अधिसूचित क्षेत्र में इसे 50% की व्यवस्था करता है। इसे 50% की व्यवस्था करता है। इसे 50% की व्यवस्था करता है। ये था पंचायती राज प्रणाली। और पंचायती राज प्रणाली के तहत हम लोग सारी बातों को समझ लिए कि किस प्रकार से पंचायती राज प्रणाली भारत में आया और किस प्रकार से पंचायती राज प्रणाली ने भारत में एक सच्चा लोकतंत्र को स्थापित करने का कार्य किया है। सच्चा लोकतंत्र को स्थापित करने का कार्य किया है। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा क्लास में क्या कमियां हैं और क्लास में क्या संशोधन की जरूरत है। आपका पार्ट 2 करके हम सभी अनुच्छेद लेके आएंगे 243 ये से लेकर वो तक, और नगर पालिका की भी 243 की कंप्लीट हम करेंगे, ताकि वहां से भी आपका एक प्रश्न भी आए तो छूटे नहीं। एक प्रश्न भी यदि पूछा जाए तो छूटे नहीं। तो आज की क्लास यही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।